हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर आर के शाक्या फ्रॉम पीसीएमबी चैनल। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट समर्थ बैच लेके आए हैं, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, इस समर्थ बैच के अंदर हम पूरी की पूरी नीट, पूरी की पूरी बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 के नज़रिए से हर कंटेंट, हर छोटा सा छोटा पहलू आपको प्रोवाइड कराएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे ही फिजिक्स की वीडियोस भी हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री के भी हैं, और सारी वीडियोस का कंटेंट 100% आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बेटा कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था 12th क्लास का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर था वो आपका मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड था। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद इस वाली वीडियो को देखें बेटा। ठीक है ना? आपको याद रखना है पीसीएमबी चैनल यूट्यूब पर अपना सब्सक्राइब करना है, और उसके अंदर जाके बेल आइकन दबा के हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन को देखते हुए सारी वीडियोस के साथ अपग्रेड रहना है। बैकलॉग बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। समझ में आई बेटा? तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो फीमेल के सिस्टम से रिलेटेड है। तो बेटा आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और फीमेल के पार्ट से संबंधित इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया था हम इसमें क्या सिस्टम रखेंगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्क्राइब करेंगे बेटा, और क्या करेंगे बेटा, और ये करेंगे कि जो भी पॉइंट उस एनसीईआरटी से संबंधित एक्स्ट्रा आया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो मैंने थोड़ा अलग से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे ये वाला पॉइंट में कुछ अलग से हाईलाइट हुआ था कभी ना कभी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बेटा फोकस करते हुए शुरू करते हैं फीमेल का पार्ट। बेटा फीमेल का पार्ट आप सबको पता है कि जो हमारा फीमेल है अगर हम उसको बनाएं तो इस तरीके से बेटा फीमेल जो होती है वो होती है। समझ में आई बेटा? जो फीमेल है हमारा इस तरीके से दिखता है। इसके इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? स्टिग्मा। ये पार्ट कहलाता है आपका स्टिग्मा। बीच का जो पार्ट है बेटा वो क्या कहलाता है आपका स्टाइल, और लास्ट का जो पार्ट कहलाता है बेटा ये क्या कहलाता है? ओवरी। आप सबको पता है बेटा एक फ्लावर के अंदर अगर हम देखें तो ये तीनों स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसको मिला के क्या कह सकते हैं हम बेटा? कार्पेल या फिर पिस्टिल। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा एक फ्लावर के अंदर अगर हम बात करें तो ये बेटा एक भी हो सकता है, ये आपके जो है ये आपके 2 भी हो सकते हैं, ये आपके 3 भी हो सकते हैं, ये 4 भी हो सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। अगर ये एक है तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? मोनोकार्पिलरी। क्या कहेंगे बेटा हम? मोनोकार्पिलरी। अगर ये 2 हैं तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे बेटा क्या? बाईकार्पिलरी। इसको बोलेंगे बाईकार्पिलरी। तो मोनोकार्पिलरी, बाईकार्पिलरी। ऐसे बेटा ट्राईकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी। समझ रहे हो ना? कार्पल मतलब क्या होता है आपका? फीमेल का पार्ट। अब ये हमारे एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब यार बात ये आती है कि अगर मान लो ये अकेला है तो मुझे समझ में आता है यार ये अकेला है, पर अगर ये एक से ज़्यादा है, अगर ये एक से ज़्यादा है तो बेटा क्या कंडीशन हो सकती है? तो बेटा ये एक से ज़्यादा है तो ये ऐसे अलग अलग भी हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि ये एक से ज़्यादा है तो ये आपस में फ्यूज्ड भी हो सकती हैं। तो मैं उसी चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये बेटा फ्री हैं, हमने यहाँ पे क्या बोला, ये अलग अलग हैं, तो अगर ये कार्पल फ्री हैं तो क्या इनके लिए कोई टर्म हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, और वो क्या होता है बेटा? एपोकार्पस। और अगर ये बेटा फ्यूज्ड कार्पल्स हैं, तो क्या इनके लिए कोई हम टर्म यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और वो क्या है बेटा? वो है आपका सिनकार्पस। वर्ड समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? कोई भी कंफ्यूजन वाली बात किसी को? अभी तक मैंने आपको जो बताया, क्या बताया बेटा? साफ साफ देखिएगा क्या दिख रहा है आपको? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है, सब मिलकर हमारे कार्पल्स के 3 पार्ट बनाते हैं। इसके अंदर एक कार्पल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, कई सारे भी हो सकते हैं, ये आपस में अलग अलग भी हो सकते हैं, और ये आपस में बेटा फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। कोई समस्या वाली बात बेटा किसी को? अब हम जरा आगे बात करते हैं जो इसमें नीचे लिखा हुआ है। इस चीज को अगर हम समझने की कोशिश करें बेटा तो क्या है खेल? देखिए
इसको अगर मैं बताऊं आपको तो क्या है पॉइंट बेटा, कि जो हमारे कार्पल्स हैं इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है ये है बेटा ओवरी, ये है आपकी ओवरी। इस ओवरी के अंदर बेटा इस तरीके से गोल गोल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं लॉक्यूल। तो ओवरी के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, ओवरी के अंदर पाए जा रहे हैं बेटा लॉक्यूल्स। अगर मैं इस लॉक्यूल को देखता हूं, अगर मैंने एक लॉक्यूल को देखा, एक लॉक्यूल को देखा, तो मुझे इसके अंदर रुई जैसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं। रुई, कुशन लाइक स्ट्रक्चर, समझ में आ रही बेटा? तो इसके अंदर कुशन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उन कुशन लाइक स्ट्रक्चर को हम बेटा क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। बिल्कुल सही सुना आपने, प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा होते हैं इसी के ही अंदर बेटा अगर देखा जाए, इस प्लेसेंटा के ही अंदर आपका जो है वो इस तरीके से जो फीमेल के हम गैमीट अभी मान के चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बेटा, ओव्यूल्स, वो इसमें पाए जाते हैं। सबको बात समझ में आई? क्या पढ़ा तुमने अभी तक? तुमने अभी तक जो पढ़ा वो सिंपल सा एक वर्ड पढ़ा, कार्पल। कार्पल का मतलब होता है 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा का क्या काम होता है अगर हम बात करें तो जो पॉलन ग्रेन आता है, वो पॉलन ग्रेन जब आएगा तो बेटा वो पॉलन ग्रेन आएगा तो पॉलन ग्रेन कहीं पे तो रुकेगा बेटा। तो ये जो प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, ये जो प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका स्टिग्मा। क्या मैंने बताया आपको इसके अंदर कि जो आपका स्टिग्मा है ये क्या काम करेगा, ये आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन आएगा और ये जो पॉलन ग्रेन आएगा, ये पॉलन ग्रेन आकर इसके ऊपर ऐसे गिर जाएगा। ये आपका स्टिग्मा का काम होता है। ये आएगा इसी पे चिपका रह जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि ये कैसा होता है, स्टिकी। ध्यान रखिएगा, स्टिकी होगा तभी तो आके चिपका रहेगा। तो ये आपका ये स्टिकी होता है, यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। कोई समस्या वाली बात बेटा किसी को? ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब आता है ये आपका स्टाइल। बेटा ये जो स्टाइल होती है ये क्या करती है, ये अलाउस क्या बेटा, पॉलन ट्यूब ट्रांसपोर्ट, है ना। ये जो पॉलन ट्यूब बनेगा, ये पॉलन ट्यूब जो बनेगा, इस पॉलन ट्यूब, भाई यहाँ से आपका पॉलन ट्यूब बनेगा, तो ये जो पॉलन ट्यूब बनेगा ये इसके अंदर से जाए तो उसके लिए रास्ता भी तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा ना। तो ये रास्ता प्रोवाइड कराने के लिए जो होता है वो आपका ये, आम तौर पर ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टाइल होता है ये बेटा सॉलिड होता है। ये आपका सॉलिड होता है, ऐसे समझिए सॉलिड होता है, पूरा पूरा ये सॉलिड होता है। ऐसे करके जैसे जैसे पॉलन ट्यूब जाएगा वैसे वैसे पॉलन ट्यूब क्या करेगा, वो पॉलन ट्यूब के अंदर के एंजाइम्स इसको यहाँ पर लाइज करेंगे, यानी इसको गलाते चले जाएंगे और उस तरीके से पॉलन ट्यूब आगे बढ़ता चला जाएगा। सबको समझ में आई मेरे बच्चे? फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, फिर हमने पढ़ा स्टिग्मा के बाद अपने स्टाइल, और स्टाइल के बाद हमने पढ़ा बेटा ओवरी। ओवरी में हमने क्या पढ़ा, ओवरी के अंदर क्या होते हैं बेटा, लॉक्यूल। लॉक्यूल के अंदर क्या होता है बेटा, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर लॉक्यूल, लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल। समझ में आई बात? ये प्लेसेंटा क्या करता है, ये अटैचमेंट देगा, ये बेस प्रोवाइड कराएगा। किस लिए बेटा? ताकि इसके अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है वो ओव्यूल इसके अंदर रह पाए अच्छे से। कोई समस्या वाली बात बेटा किसी को? टॉपिक क्लियर हुआ बच्चे? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं अगर, तो बेटा ये जो ओव्यूल अभी हमने पढ़ा, ये जो हमने अभी ओव्यूल को देखा, इस ओव्यूल को अगर हम देखें तो वो किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देखिए आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। समझ में आई बात? ओरिजिनली आपकी जो ओव्यूल होता है वो इसी पोजीशन पर, इसी शेप में, इसी तरीके से आपका ये पाया जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा बुक्स देखेंगे तो बेटा उस एक्स्ट्रा बुक्स में क्या बना रखा है, इस तरीके से बनाया हुआ है। आप देखेंगे तो इस तरीके से ये ऐसे करके बनाया हुआ है, ठीक है ना। क्या क्या है अगर हम देखते हैं तो ये क्या है बेटा, ये है आपका फ्यूनिकुलस। इस स्ट्रक्चर का नाम, ये नीचे जो है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये ऐसे डंडे जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे बेटा फ्यूनिकुलस।
ये जो दो लेयर्स हैं, ये बेटा बाहर वाली लेयर है, ये आपकी अंदर वाली लेयर है, और इनको क्या बोलते हैं बेटा? इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स, समझ रहे हो आप? ये बाहर की अंदर की, ये जो कॉमन एरिया है, ये जो कॉमन एरिया हमें दिखाई दे रहा है, ये है बेटा न्यूसिलस। बेसिकली पूरा न्यूसिलस होता है, उसके अंदर जाके ये सेंट्रल वाला स्पेस, ये जो हमें कहलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक बनना शुरू होता है। तो पहले ये ब्लैंक स्पेस न्यूसिलस सा होता है, उसके अंदर ये आपका एम्ब्रियो सैक जो है वो धीरे धीरे बनना शुरू होता है और ये बड़ा सा हो जाता है। ये एम्ब्रियो सैक क्या होता है? ये एम्ब्रियो सैक ही तो कहलाता है बेटा फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब वो जगह है जहां गैमेट पाई जाएगी, समझते हो बेटा? जहां गैमेट पाए जाएंगे, ठीक, वो जगह एम्ब्रियो सैक। अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये जो अटैचमेंट होती है, ये जो आपका ओव्यूल के ऊपर वाली जो बॉडी है इंटेग्यूमेंट्स की, और ये जो इसकी अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कनेक्शन को हाइलम। और यहां से इस तरीके से स्कार लाइक स्ट्रक्चर जा रहा होता है बेटा, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? रैफे। ठीक है बेटा? तो आमतौर पे क्या होता है यार कि ये इसको स्ट्रेंथ भी तो प्रोवाइड करानी है। ये ऐसे जा रहा है तो इसको आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करानी है, इसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होने चाहिए, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना? तो जितने भी जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम का मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ें, कोई सी भी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो, फूड ट्रांसपोर्ट हो, उसके लिए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से यूँ जाते हैं और ऊपर तक चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो ये आपका रैपे उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सही ना? तो इससे आपके जितने भी आपका ये ट्रांसपोर्टिंग जो आपका मीडियम होना चाहिए, वो आपका ट्रांसपोर्टिंग मीडियम यहीं से अवेलेबल जो होता है आपका, ठीक है ना? तो यहाँ से ये अटैचमेंट गया, नीचे ये कहाँ होता है बेटा? देखो समझो, मैं आपको बात बताऊं, अगर जो मैं बता रहा था, ये जो हम ओव्यूल बनाते हैं इस तरीके से, जो गोल सा ओव्यूल बनता है, ये बेटा गोल नहीं होता है, ये वही वैसे ही है, ये गोल सा और नीचे ये इसका डंडा सा, समझ रहे हो? ये ऐसा गोल सा और ये नीचे इसका डंडा सा, समझ में आई बात नहीं? तो ये डंडा क्या हो गया? वो फ्यूनिकुलस, और ये ऊपर हमारा जो बॉडी वाला पार्ट था आपका, ठीक है ना, वो जो इंटेग्यूमेंट्स वाले थे हमारा, ये वाला हिस्सा, ये तो ये उस प्लेसेंटा के अंदर इस तरीके से धंसा हुआ रहता है। तो ये प्लेसेंटा के अंदर रहता है मेरे बच्चे, क्लियर है बात? तो ये प्लेसेंटा के अंदर यहाँ पर ये धंसा हुआ रहता है। अब अगर मैं आगे बताऊं बेटा, तो इसके दो एंड्स हैं, देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें इसके दो एंड्स नजर आ रहे हैं साफ साफ। एक ये वाला एंड है बेटा, ये वाला एंड जो ओपन सा दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे बेटा? माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहेंगे बेटा? इसको हम माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है ना? और ये जो ऊपर वाला एंड है, ये वाला जो आपको यहाँ फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये वाला आपका क्या कहलाता है? चलाजल एंड। मैंने ये डायग्राम ऐसा क्यों बनाया है बेटा? क्योंकि आपको मैक्सिमम एक्स्ट्रा बुक में ऐसा डायग्राम देखोगे, पर एक्चुअल में ये होता है यूं उल्टा, समझ में आई बात? ये जो होता है ये कैसा होता है? जैसे हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एक्चुअल में इस तरीके से होता है। तो ये देखो, ऊपर ओपन वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड आ गया, ये चलाजल एंड जो ऊपर था वो आ गया नीचे। ये जितना भी कॉमन स्पेस है, ये जितना भी पूरा एरिया, ये सब क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस, जिसमें बाद में जाके क्या बन जाता है? ये आपका एम्ब्रियो सैक। ये इसकी अंदर और बाहर की कवरिंग हो गई आपकी। कहानी समझ में आई बेटा? तो ये आपका ये कवरिंग हो गई, जो एक बाहर की कवरिंग और एक अंदर की कवरिंग, और ये आपका अटैचमेंट, इस अटैचमेंट का नाम क्या हो गया बेटा? हाइलम। और यहीं से क्या जाता है बेटा? रैफे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात? ये आपका नीचे वो डंडा सा था, जो हमारे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारे उस रुई जैसे पार्ट प्लेसेंटा के अंदर धंसा हुआ था। मेरी बात सबको समझ में आई बेटा? तो ये बात जो एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, प्लेसेंटा में ये आपके स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकुलस से आपका कनेक्टेड रहता है। दोनों का कनेक्शन बॉडी ऑफ द ओव्यूल और फ्यूनिकुलस, बॉडी ऑफ द ओव्यूल और फ्यूनिकुलस कहाँ कनेक्ट है बेटा? आपके हाइलम में। इसके अंदर दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं, दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं। एक का नाम क्या होता है आपका? आउटर इंटेग्यूमेंट। एक का नाम क्या होता है बेटा? आपका इनर इंटेग्यूमेंट। इसके अंदर दो ओपनिंग होती हैं बेटा मतलब दो नहीं, एक ओपनिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? माइक्रोपाइलर एंड। ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड। ठीक उसके अपोजिट क्या पाया जाता है? ये आपका, ये पाया जाता है आपका चलाजल एंड। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? चलाजल एंड रिप्रेजेंट बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये है इंपॉर्टेंट बात,
बेसल पार्ट, बेस वाला पार्ट ऑफ द ओव्यूल को, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे रखता हूं तभी तो ये बेसल पार्ट रिप्रेजेंट करेगा बेटा। अगर मैंने इस डायग्राम को ऐसे बना दिया तो ये कहाँ कर रहा है, ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया चलाज लैंड, ये तो अपर पार्ट हो गया, बेसल पार्ट नहीं हुआ। तो डायग्राम इसलिए बनाया था क्योंकि मैक्सिमम बुक में ऐसा देखोगे आप, सही ना। तो ये ऐसे नहीं बेटा, ये कर्व किया हुआ होता है आपका, समझ में आई बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये फीमेल वाला पार्ट होता है एम्ब्रियो सैक। मैंने आपको बताया कि इसके ये क्या हो गया, ये इंटेगुमेंट के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या काम करता है, फूड को अपने अंदर स्टोर करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर किसको डेवलप होना है, एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक में किसको डेवलप होना है, एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल का गैमेटोफाइट, वो पार्ट जिसमें फीमेल का गैमेट रहेगा, और फीमेल के गैमेट को चाहिए न्यूट्रिशन डेवलप होने के लिए, तो ये अपने अंदर न्यूट्रिशन रखता है। न्यूट्रिशन से एम्ब्रियो सैक में जाता है, एम्ब्रियो सैक से आपका बच्चे में जाएगा। बात समझ, बच्चा मतलब वो जो अंडा है। तो ये एम्ब्रियो सैक जो होता है, देखो इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा फूड होता है, दिख रहा है और वही जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अगर मैं इस एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, एम्ब्रियो सैक मतलब ये समझ रहे हो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रिशन, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहाँ गया, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक के अंदर अब जो एग हैं अब वो डेवलप करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक। समझिए क्या खेल हुआ। अगर मैं बताऊं आपको कि ये आपका एम्ब्रियो सैक, ये है बेटा एम्ब्रियो सैक, फीमेल का पार्ट है ना, जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं। ये हो गया बेटा क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें अगर हम देखें तो हमें इस तरीके से, मैं उस वाले डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूं बेटा, है ना, जो मैंने अभी यहां बनाया था इसके हिसाब से, है ना, यानी हम माइक्रोपाइलर एंड में, अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो बिल्कुल ठीक उल्टा सब कुछ हो जाएगा, यानी हम यहां की बात कर रहे हैं टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ पर, है ना, ये ओपन वाला हिस्सा है। एनसीईआरटी के हिसाब से बनाना होगा तो इसको ठीक उल्टा कर देंगे। यहाँ पे 3 सेल होती हैं बेटा, बीच वाली सेल को बोलते हैं हम एग सेल, इसको बोलते हैं हम एग सेल। साइड वाली जो दोनों सेल होती हैं इनका नाम होता है बेटा सिनर्जिड सेल। आगे बात समझ में। बीच में यहाँ पर 2 सेल होती हैं बेटा, ठीक है ना, और ये 2 सेल क्या होती हैं, ये 2 सेल फिर क्या करती हैं, ये 2 सेल आपस में फ्यूज कर जाती हैं, और ऐसे फ्यूज करती हैं कि न्यूक्लियस रहता है अलग। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, पोलर सेल। और 3 सेल रहती हैं बेटा ये ऊपर, इनको बोलते हैं हम क्या बेटा, एंटीपोडल सेल। ये कहां रह रही है, बीच के इस पार्ट के इस पूरे स्पेस को हम क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रल सेल। ध्यान रखना, सेंट्रल सेल के अंदर यहां पर बेटा छोटे छोटे ब्लैंक स्पेसेस होते हैं। ब्लैंक स्पेसेस क्या क्या कहते हैं बेटा, वैक्यूल्स। किस लिए बेटा, स्टोरेज। यार खाली गुल्लक किस काम आएगी, किसी ना किसी को अंदर रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए। तो इस सेंट्रल सेल के अंदर स्टोरेज के लिए वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसी के ही अंदर फ्लोट करते रहते हैं ये हमारे पोलर सेल्स। तो ये पूरा एरिया आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल सेल को। बात समझ में आई ना। अगर मैं यहां पर इसके अंदर सेंट्रल सेल के अंदर कितने सेल कितने पार्ट नजर आ रहे हैं, तो बेटा साफ साफ आपको बता दें, ध्यान से देखो आप, इसमें 2 तो हैं ये सिनर्जिड सेल, एक हो गई ये एग सेल, एक हो गई पोलर सेल, 3 हो गई एंटीपोडल सेल। तो ये कितनी हो गई बेटा, 2, 1 3, 1 4 और 3 7। तो सेल कितनी हो गई बेटा आपकी, सेल हो गई बेटा आपके 7। न्यूक्लियस देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूक्लियस कितने हो गए बेटा आपके 8। आपको याद रखना है 7 सेल और 8 न्यूक्लियस अगर स्ट्रक्चर है तो वो क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक को। ये रिप्रेजेंट करता है बेटा एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर फीमेल का गैमेट पाया जाएगा, जो आगे चल के बच्चा बनाएगा। वो गैमेट बनाने वाला पार्ट कौन सा होता है, वो होता है बेटा ये एग सेल। एग सेल ये है आपका फीमेल का जो एक्चुअल में गैमेट है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, बाकी नहीं करती हैं, बाकी नहीं करती। अब तुम कहोगे फिर बाकियों का क्या काम है, भाई बाकियों का क्या काम है, अब आप ये कहोगे ना, तो बेटा समझ लेते हैं। देखो बाकियों का क्या काम है, बाकियों का काम ये है बेटा
कि यहाँ पर है ये क्या बेटा, यहाँ पर है ये आपकी, ये तो बना देगी बेटा, ये तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। ये क्या है बेटा, ये है आपकी सिनर्जिड सेल्स। ये क्या है बेटा, सिनर्जिड सेल्स। अब बात आती है यार ये सिनर्जिड सेल क्या करेंगी, तो सिनर्जिड सेल को अगर हम ध्यान से देखें ना, तो इसके अंदर ना इस तरीके से इसके अंदर इस तरीके से ना ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा, फिलीफॉर्म अपरेटस। अब मैं आगे चल के जब आपको रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं एक बात क्लियरली समझाऊंगा आपको कि फिलीफॉर्म अपरेटस जो है, फिलीफॉर्म अपरेटस जो है, अगर हम देखें इसको, तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करेगा कि जब पॉलन ट्यूब अंदर जाएगी, समझ रहे हो आप मेरे बच्चे, कि जब पॉलन ट्यूब अंदर ऐसे जाएगी तो ये पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा, कैसे कि वो घूम के इधर आ जाए। कैसे गाइड करेगा वो फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में समझाऊंगा आपको। भाई इतना समझ लो ये क्या करता है, इसके अंदर ऐसे कर्व होते हैं, उससे होते हुए ये इस तरीके से आपके पॉलन ट्यूब जो है वो वापस बाहर आ जाते हैं। समझ में हमारी बात नहीं, बाहर आने के बाद यहाँ जाते हैं और ये पॉलन ट्यूब वापस आए। क्यों, क्योंकि आगे चल के सिनर्जिड सेल होनी है खराब। कैसे खराब होनी है अभी बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो होता क्या है आपका, फिलीफॉर्म अपरेटस क्या काम करेगी, इट गाइड्स पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम करेगी। समझ में आ गई मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। तो यहां तक ये जो 3 सेल्स हो गई, कौन कौन सी बेटा, बीच वाली एग सेल 1 और 2 हो गई आपकी सिनर्जिड सेल। इन तीनों सेल को मिला के हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एग अपरेटस। समझ में आई बात। तो इन तीनों सेल को मिला के बोलते हैं एग अपरेटस। अब आती है बीच वाली सेल। अब ये बीच वाली सेल क्या करती है बेटा, ये हो गया नाम पोलर सेल। बेटा ये जो आपका रिप्रोडक्शन करेगा तो ये आगे चल के ये जो एग है ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। सबको कहानी समझ में आई ना। अब जब ये जाइगोट में कन्वर्ट होगा तो बेटा इसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये जो पोलर सेल है, ये पोलर सेल क्या करेगी, कन्वर्ट क्या, ये फॉर्म करेगी, ये बनाएगी किसको बेटा, आपके एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। इसका काम ये है कि आगे चल के एंडोस्पर्म करेगी, बनाएगी। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन किसको बेटा, टू जाइगोट। बेटा बच्चा अंदर पल रहा है तो उसको पोषण भी तो चाहिए। जानवरों में बच्चे को पोषण कौन देता है, आपका कौन देता है, प्लेसेंटा। बात खत्म यार, अभी हमने प्लेसेंटा यहाँ पढ़ा, वो प्लेसेंटा नहीं देता इसके अंदर, कंफ्यूज नहीं होना है। वो प्लेसेंटा इसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं देगा, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन मिलेगा आपको, वो न्यूट्रिशन कौन देगा, इसके अंदर का न्यूट्रिशन जो है वो एंडोस्पर्म देगा। इसको कौन बनाएगा, ये पोलर सेल। रिप्रोडक्शन में कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं होता है एंटीपोडल सेल का। बस एंटीपोडल सेल क्या करती है बेटा, ये अपने अंदर न्यूट्रिशन को स्टोर करती है, और ये न्यूट्रिशन जहां जैसी क्या जरूरत होती है एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में, उसको वहां पर ये अलाउ कर देती है कि भाई उसे चाहिए थोड़ा सा डेवलप होने के लिए पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो एंटीपोडल सेल इसको प्रोवाइड करा देगी। समझ में आ रही है मेरे बच्चे, चीजें क्लियर है आपको। तो जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये आपको उसको प्रोवाइड करा देती है। तो सबका काम समझ में आया बेटा, किसका काम क्या होता है। तो ये मैंने आपको जो है वो बताने की कोशिश करी है कि आपका कौन से ओव्यूल का किस तरीके से कहाँ पे क्या अरेंजमेंट होता है। तो मेरे हिसाब से ये लाइन आपको समझ में आ गई है। ये मैंने नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश कर दिया, इसका क्या काम होता है ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। सबको समझ में आई बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ चीज़ें आपके हटके हैं। 100% एनसीईआरटी कराई जाएगी। एनसीईआरटी के अलावा जो भी टॉपिक अलग से आ सकता है वो सब कुछ 100% कराया जाएगा। पहले से लिखने का मतलब या कुछ हिंट का मतलब कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, इससे रिलेटेड कंटेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा ध्यान रखें, हम अगर इंटेग्यूमेंट की बात करते हैं, हम अगर इंटेग्यूमेंट की बात करते हैं तो जो इंटेग्यूमेंट है उसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा टैगमिक। अब कितनी है ये, आमतौर पे हमने इंटेग्यूमेंट्स 2 पढ़े हैं ना, हमने पढ़े इंटेग्यूमेंट, एक आउटर इंटेग्यूमेंट होता है, एक इनर इंटेग्यूमेंट होता है।
ठीक ना। तो आम तौर पे जो हमने पढ़े हैं बेटा वो पढ़े हैं दो इंटेगुमेंट्स, जिसके अंदर दो होते हैं आपके, इसके अंदर आपके दो इंटेगुमेंट, ठीक है ना, इसके अंदर दो आपके इंटेगुमेंट्स पाए जाएंगे। क्लियर है? ये किस में पाए जाते हैं बेटा? ज्यादातर मोनोकॉट्स में और लोअर डाइकॉट्स में, सही है ना। यूनि का मतलब क्या हो गया बेटा? जिसके अंदर एक इंटेगुमेंट होगा, सिर्फ एक, उसमें आउटर और इनर करके नहीं होता, सिर्फ इंटेगुमेंट होता है। जितने भी हायर डाइकॉट्स होते हैं एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। याद आ रहा है बेटा? मालवेसी फैमिली 11th क्लास में हम लोगों ने बेटा नजर मारा था इस पे, ठीक है ना। दोबारा से डिस्कशन करेंगे हम उसके अंदर। तीन टैगमेन किसमें होती है? ये रेयरेस्ट कंडीशन। देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं आपके, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, जैसे आपका एस्फोडेलस, इसके अंदर तीन इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक ना, आउटर, मिडल और इनर। लेकिन ये कुछ रेयरेस्ट वाले पौधे के अंदर पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे बेटा जिसके अंदर टैगमिन होती ही नहीं है, उसमें टैगमिन होगी ही नहीं। जितने भी पैरासिटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेंटेलम हो गया, लॉरेंथस हो गया आपका, इसके अंदर पैरासिटिक का मतलब क्या होता है? जब भी हम प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब हमारे 11th की फैमिली से रिलेटेड है, जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी बस इतना समझ लो कि हमारा इस वक्त ये इससे मतलब है, ये क्या है, फिर तो ये हमारा फैमिली वाला टॉपिक शुरू हो जाएगा, फिर इसमें कन्फ्यूज़न होगी। तो अभी हम ये वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबको क्लियर हुआ बेटा? कोई कन्फ्यूज़न वाली बात तो नहीं ना? चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट, और बेटा वो ये है कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। हम लोगों ने जो हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम है बेटा, जो हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम है, ध्यान रखना वो डायग्राम है एनाट्रोपस ओव्यूल का। टोटल टाइप कितने होते हैं बेटा? टोटल टाइप होते हैं आपके 6। ये दिख रहे होंगे आपको डायग्राम में, टोटल टाइप होते हैं बेटा आपके 6। अब इन डायग्राम में क्या अंतर है? हमारे सिलेबस में है बेटा, हमारे 12th के सिलेबस में जो एनसीईआरटी में लिखा है वो है बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल। ऐसे तो बनाया, मैंने आपको पहले बताया था एनसीईआरटी में घुमा के दिया हुआ है, पर मैक्सिमम एक्स्ट्रा बुक के अंदर ऐसे दिया हुआ है। होता ये है कि माइक्रोपाइलर एंड ऊपर होता है, ठीक है ना। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं एट्रोपस की बात करता हूं, अगर मैं एट्रोपस की बात करता हूं, एट्रोपस में क्या हो रहा है बेटा? एट्रोपस को हम ऑर्थोट्रोपस भी कहते हैं, ध्यान रखना। एट्रोपस को ऑर्थोट्रोपस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये हमारा एम्ब्रियो सैक, ये हमारा इस तरीके से, ये हमारे इंटेगुमेंट्स है। क्या इसमें ध्यान से समझो आप, इसमें बेटा कंसेप्ट ये है कि ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, ये जो माइक्रोपाइलर एंड है और ये जो फ्यूनिकुलस है, ये बेटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ध्यान से देख लो, दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? वो कहलाएगा आपका एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस अपोजिट, एनाट्रोपस सेम डायरेक्शन। कोई कंफ्यूजन वाली बात? बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब आ जाओ हेमीट्रोपस। हेमी मतलब हाफ। इसमें आप ध्यान से देखो, इसके अंदर माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकुलस दोनों 90 डिग्री में है, और एम्ब्रियोसैक और फ्यूनिकुलस ये भी 90 डिग्री में है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? इसमें दोनों ही आपके 90 डिग्री में है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, मैंने क्या बताया, यहाँ पे बात चल रही है आपकी एनाट्रोपस की। एनाट्रोपस में क्या डायग्राम हुआ? एनाट्रोपस में बेटा ये हुआ कि आपका ये दोनों लाइज इन सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो गए। समझ में ये बात? ठीक है ना। फिर हमारा वर्ड क्या हुआ बेटा? फिर हुआ हमारा ये हेमीट्रोपस। अभी हमने बात करी हेमीट्रोपस में क्या हुआ? हेमीट्रोपस में ये हुआ, क्या हुआ कि इसमें ये देख लो, माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकुलस, ये आपका 90 डिग्री, माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकुलस परपेंडिकुलर हो जाते हैं। और एम्ब्रियोसैक और फ्यूनिकुलस ये भी परपेंडिकुलर। जो एम्ब्रियोसैक की एक्सिस है, एम्ब्रियोसैक और जो फ्यूनिकुलस है बेटा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाते हैं। और ये कौन सा कहलाता है आपका? ये कहलाता है हेमीट्रोपस।
ये क्या कहलाएगा बेटा? हमारा हेमीट्रोपस। कोई कंफ्यूजन वाली बात बेटा किसी को? क्लियर है बच्चे? ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम। देखिए आगे अगर बात करें हम आपके, तो बेटा क्या आता है? अब आता है हमारा एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, ठीक है ना। कुछ समझ में आ रहा है एम्फी के अंदर क्या हो रहा है? एम्फी मतलब बोथ, एम्फी मतलब बोथ, सही है ना। अब यहाँ बोथ का मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ बोथ का मतलब ये हो गया आपका एम्फीट्रोपस में कि इसमें एम्ब्रियो सैक इस तरीके से कर्व किया, और ये जो फ्यूनिकुलस है ये भी आपका इस तरीके, ये जो इंटेगुमेंट है इस तरीके से हो गए कि क्या हुआ यहाँ पे बेटा? ये कर्व करके ना एम्फी में दोनों, ठीक है ना। इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसके भी अंदर ऐसी कर्व्ड एक्सिस है, और इंटेगुमेंट्स की भी कर्व्ड एक्सिस है। समझ में आ रही बात? नहीं, वो बात अलग है कि दोनों की डायरेक्शन एट द एंड फ्यूनिकुलस से मैच कर रही है। समझ में आई बात? नहीं आई? लेकिन दोनों ही अगर एक साथ कर्व करते तो उसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस। समझ में आ रही बात? नहीं आई? वर्ड आता है हमारा क्या? कैम्पाइलो। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या हो जाएगा बेटा? ये रहा हमारा एम्ब्रियो सैक, ये रहे हमारे इंटेगुमेंट्स, दो कलर में बड़ा इशू हो जाता है, नहीं कभी येलो कभी वो। ठीक है बेटा, तो ये आपके इंटेगुमेंट्स। अब आप इसमें देखो क्या हुआ, ये एक्सिस क्या है बेटा? 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? पर इधर क्या हो गया? इधर ये हो गया कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अंतर समझ में आ रहा है बेटा इन डायग्राम्स में? ये हो गया आपका कैम्पाइलोट्रोपस, और जो आपका लास्ट में आता है बेटा वो आता है क्रिसिनोट्रोपस। और क्रिसिनोट्रोपस के अंदर क्या है? ये देखो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा साफ साफ। कैम्पाइलोट्रोपस समझ में आ गया? फिर आता है क्रिसिनोट्रोपस। क्रिसिनोट्रोपस का मतलब क्या हो गया बेटा? कि इसमें देखो ये फ्यूनिकुलस ऐसे घूम के आई। शुरुआत में देखने में ऐसा लगेगा, इतना देखें हम तो ऐसा लगेगा ये ऑर्थोट्रोपस है, ठीक है ना। पर एक्चुअल में देखें, हमें शुरुआत में देखने में कैसा लगेगा कि ये ऑर्थोट्रोपस है, लेकिन इसका फ्यूनिकुलस कैसा होगा बेटा? ऐसे करके कॉइल्ड। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तो इसका कॉइल्ड फ्यूनिकुलस है। तो दो तो आप देखते ही पहचान जाओगे, कैसे? कॉइल्ड है तो क्रिसिनो है, और दोनों है तो एम्फी है, एनाट्रोपस, और ये हेमी वाला हो गया। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है बस वो आपको कैम्पाइलो में हो, तो कैम्पाइलो और इसमें तो वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। इसमें दोनों कॉइल्ड होंगे, इसमें एम्ब्रियो सैक कॉइल्ड ज़्यादा नहीं है। ये आपका जो इंटेगुमेंट्स है वो आपके कॉइलिंग करेंगे। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गई बात? तो ये जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैं बेटा, इनके बारे में आप ध्यान रखें कि ये ओव्यूल्स आपके जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। टॉपिक सबको समझ में आ रहा है बच्चे? कोई भी कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ ओव्यूल हमारा हो ही गया। अब बात करते हैं बेटा, अगला टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है मेगास्पोरोजेनेसिस। टॉपिक क्या है बेटा हमारा? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब बात आती है कि यार ये मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, यहाँ पर जो मेगास्पोर है उस मेगास्पोर का मतलब क्या होता है? इस मेगास्पोर का मतलब होता है हमारा जो ओव्यूल बन रहा है, सिंपल सी बात। और जेनेसिस का मतलब क्या हो रहा है? जेनेसिस का मतलब बेटा फॉर्मेशन। सब कहाँ बनेंगे? सब वहीं बनेंगे जहां पर आपका ओव्यूल्स होंगे। भाई सब कहाँ बनेंगे? जहां पे ओव्यूल होंगे। और ओव्यूल कहाँ होते हैं? ओवरी के अंदर लॉक्यूल, लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल, यही तो होंगे। भाई हम कहाँ बने? जहां हमारी माँ थी। ओव्यूल कहाँ बनेंगे? जहाँ पे ओव्यूल की माँ होगी, और ओव्यूल की माँ को क्या कहेंगे? मेगास्पोर की माँ, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? MMC, मेगास्पोर मदर सेल। मैंने आपको बताया था जो भी आपके स्पोर को बनाते हैं उसके लिए हम वर्ड स्पोरोजिनस टिश्यू भी कहते हैं। और ये सब कहाँ से बनने शुरू होते हैं बेटा? आर्चीस्पोरियल सेल से, यानी कि जो इनके भी मदर होती है। मैंने आपको मेल वाले यानी इससे फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था। तो फर्स्ट लेक्चर में आर्चीस्पोरियल सेल,
से क्या बन जाती है आपके स्पोरोजेनस टिश्यू, और ये स्पोरोजेनस टिश्यू किसे बनाएंगे आपके मेगास्पोर मदर सेल को। अब जरा हम इसके बारे में समझने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। तो ये क्या कहती है, देखो समझो क्या है टॉपिक। ये है बेटा हमारी मेगास्पोर मदर सेल। ये टॉपिक क्या है, ये है हमारा मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है बेटा, डिप्लॉयड। अब हमें तो बनाना है गैमेट हैप्लॉयड। अब हैप्लॉयड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हैप्लॉयड बनाने के लिए क्या होता है कहानी, वो ये होता है आपका कि ये जो आपका है ये मियोसिस करेगा। मियोसिस क्या करेगा, मियोसिस 1 करेगा आपका। जब मियोसिस 1 करेगा तो ये क्या बन जाएंगे, 1 से 2 सेल। फिर क्या करेगा, मियोसिस 2, फिर ये करेगा मियोसिस 2, और मियोसिस 2 में क्या बन जाएंगे आपके 2 से बेटा कितनी सेल आपके 4। 2 सेल के ग्रुप के लिए हम क्या कहते हैं बेटा, डाइड, याद आ रहा होगा। और 4 सेल का ग्रुप क्या कहलाता है बच्चे, टेट्राड। 4 सेल का ग्रुप क्या कहलाएगा, टेट्राड। अब एक बात आती है कि ये जो टेट्राड है, इस टेट्राड का क्या नाम है, याद आ रही है पिछला लेक्चर, उसमें मैंने बताया था इसको बोलते हैं लीनियर टेट्राड। ये टेट्राड आपको क्या कहते हैं बेटा, हम इसको लीनियर टेट्राड। अब ये सारी सेल्स एन 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 बन गई हैं। अब ये ही आगे चल के 4 स्पोर्स बनेंगे। अब 4 स्पोर बनेंगे तो उससे 4 बच्चे बनेंगे। इतना न्यूट्रिशन तो फीमेल के अंदर होता नहीं है। तो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, आपकी एनसीईआरटी ये कहती है कि बेटा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, 3 जो हैं वो आपके मोनोस्पोर, ये मेगास्पोर, ये क्या हो जाएगा बेटा, डीजनरेट, और एक जो है वो आपका कैसे करेगा बेटा, वो करेगा सर्वाइव। 3 आपके डीजनरेट हो जाएंगे, एक आपका सर्वाइव करेगा। यानी ये कैसा हो जाएगा, ये 3 आपके ऐसे खराब हो जाएंगे मेगास्पोर, और एक बच जाएगा। क्यों खराब हुआ, न्यूट्रिशन कम है यार, न्यूट्रिशन कम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है बेटा। अब यहां पर अगर हम आगे बात करें तो अब क्या होता है, अब एक ही बच गया। अब जब ये एक बच गया तो अब ये क्या करेगा बेटा, माइटोसिस, ठीक है ना। अब क्योंकि न्यूट्रिशन कम है बेटा, हमें अगर मकान बनाना है और हमारे पास पैसा खूब है तो हम कुछ नहीं सोचते। हमने पहला लेंटर डलवाया, फिर दूसरा डल रहा है, नीचे वाले पे प्लास्टर हो रहा है, फिर तीसरा डल रहा है, नीचे वाले पत्थर लग रहा है, फिर दूसरे प्लास्टर पत्थर लग रहा है। पैसे की कोई इशू नहीं है, पर जिसके अंदर पैसे का इशू होता है बेटा, वो एक साथ सारे काम नहीं करा सकता। उसको अगर 4 मंजिल का मकान बनाना है, सबसे पहले क्या करेगा, रॉ बिल्डिंग खड़ी कर देगा, बस सीधे दीवार लेंटर दीवार लेंटर दीवार लेंटर दीवार लेंटर। फिर पैसे इकट्ठा करेगा, फिर उसमें प्लास्टर सब में एक साथ करा देगा, फिर पैसे इकट्ठा करेगा, फिर आपको उसके अंदर जो है वो पत्थर लगवा देगा, मार्बल लगवा देगा। तो ऐसी जब न्यूट्रिशन की कमी होती है तो एक एक करके चीज़ें करी जाती हैं, और वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूट्रिशन की कमी थी तो ये करता है माइटोसिस। पहली बार माइटोसिस करेगा तो क्या होगा बेटा, 2 सेल बन जाएंगी। फिर क्या होता है, ये 2 सेल बेटा टर्मिनल्स पर जाएंगी, टर्मिनल्स पर जाने के बाद ये 2 सेल दोबारा माइटोसिस करेगी, और 2 से क्या बन जाएंगी बेटा, 4। फिर बेटा ये तिबारा माइटोसिस करेगी, ठीक है ना, माइटोसिस चल रही है तो ये क्या बन जाएगी आपके, ये बन जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सेल्स बन गई। यानी 4 न्यूक्लियस हो गए। फिर 4 न्यूक्लियस आपस में अरेंज करेंगे, 1 2 और 3, 1 2 और 3, और 2 सेल जो बीच में से गई थी वही दोबारा बीच में से वापस। जब 8 सेल कंप्लीट हो जाती हैं, 8 सेल नहीं कहेंगे बेटा इसको, 8 न्यूक्लियस स्टेज कहेंगे। जब 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज कंप्लीट हो जाती है तब जाके इसमें सेल वॉल फॉर्म होना शुरू होता है। सेल वॉल फॉर्म होना शुरू होगा तो बेटा नीचे वाले 3 में ये आपकी सेल वॉल बन गई, बीच वाले में ये सेल वॉल बन गई, ऊपर वाले में ये सेल वॉल बन गई। ये सब कहाँ हो रहा है बेटा, आपका न्यूक्लियस, याद आ रहा है, वो जो एक स्पेस था उसके अंदर ये बन रहा है आपका। सबको समझ में आ रही बेटा, ये आपका इस तरीके से था ना, याद आ रहा होगा आपको। ये सब स्पेस पहले न्यूक्लियस था, जब ये पहले छोटा सा था, फिर ये डेवलप, शुरुआत में क्या था बेटा, ये शुरुआत में इस तरीके से कुछ भी नहीं था, ये न्यूक्लियस वाला पार्ट था बस। फिर न्यूक्लियस में धीरे 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 डेवलपमेंट हुई और इस तरीके से आपका ये एम्ब्रियो सैक बन के तैयार हो जाता है। एम्ब्रियो सैक इसके अंदर बना, ये 3 सेल ये इधर बन गई, 3 सेल ऊपर और 2 सेल ये बीच में, 2 सेल ये बाद में जाके फ्यूज कर जाती है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। और इस तरीके से कंप्लीट ओव्यूल बन जाता है। बेटा कुछ छुपे हुए सवाल इस टॉपिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट,
कुछ छुपा हुए सवाल है इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान से उसको समझना है कि वो सवाल क्या है बेटा। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये बात समझनी है कि ये जो ओव्यूल है, पहली बात इसमें ये टेट्राड जो बना, इसमें पहला सवाल जो आता है बेटा वो ये आता है कि इसके अंदर जो टेट्राड बना वो टेट्राड लीनियर ही क्यों बना। वो आइसोबाइलेटरल, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, टेट्राहेड्रल ये भी तो बन सकते थे बेटा। ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बताया, आइसोबाइलेटरल इस तरीके का होता है, और भी मैंने टेट्राहेड्रल बताया था, आपका डेकुसेट बताया था, टी शेप बताया था लेक्चर नंबर 1 में। याद रखना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सभी दोस्तों को बोल दो जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा आ गया है समर्थ बैच लेके फ्री ऑफ कॉस्ट, तैयारी करो बिल्कुल ज़बरदस्त। ठीक है बेटा, ये क्यों ऐसे बनता है, देखो अभी हमें पता है कि यार ये खराब किए जाएंगे। कौन खराब करता है, एंजाइम। एक बात याद रखना, पौधे के केस में मैक्सिमम काम एक एंजाइम करता है, नाम होता है उसका पेक्टिनेज एंजाइम। मैक्सिमम काम पेक्टिनेज एंजाइम का पौधे के रिगार्डिंग होता है। ऐसा नहीं है यही कर रहा है, बहुत सारे काम और भी एंजाइम्स करते हैं, बस आप ये नाम जरूर याद रखो अभी। तो अब देखो हमें पता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होनी तो यार कोई ना कोई इसे खराब करेगा, फिर वो जब ये खराब हो जाएगा तो इसके पास आएगा, इसे खराब करेगा, फिर वही चीज़ अंदर जाएगी, इसको खराब करेगा, इसे खराब करेगा। और ये वाला जो है जब खराब कर रहे तो बचाने वाले भी तो होंगे, तो बचाने वाले इस लेयर पे आके टिक जाएंगे और उसके बैड इफेक्ट से इसको बचा लेंगे, तो 3 खराब हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। अगर ये आइसोबाइलेटरल होता तो बेटा क्या होता कि कोई खराब करने वाले ने इसको खराब करा, अब वो इस वाली वॉल से इसको खराब करेगा, इस वाली वॉल से आके इसको खराब करेगा। अब ये वाली सेल हमें बचानी है क्योंकि हमें तो एक सेल बचानी है। तो अगर वो यहाँ पे उसके बचाने वाले सैनिक आ जाएंगे, सैनिक मतलब जो भी उसके प्रोटेक्शन करेगा, कौन करता है वो मैं बताऊंगा आपको, तो बेटा वो यहाँ से एंटर करके मार देगा, और यहाँ आएगा तो यहाँ से एंटर करके मार देगा। तो क्योंकि सैनिक हैं बेटा इतने कि वो एक ही सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं, इधर से करें तो इधर बच जाएंगे, इधर से करेंगे तो बेटा वो इधर से घुस जाएंगे। तो अब यहाँ से एक भी सरवाइव नहीं कर सकता था, इसलिए बेटा ये लीनियर का काम करता है। आपको समझाने के लिए इजीएस्ट तरीके से बताया, कंसेप्ट और भी इसमें घुसते हैं पर फिलहाल समझना था। दूसरी बात बेटा क्या हुआ कि इसके अंदर केवल कैरियोकाइनेसिस क्यों हुई बेटा, कैरियोकाइनेसिस इसलिए हुई क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर न्यूट्रिशन वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी, सिर्फ एक काम करने की, सिर्फ और सिर्फ एक काम करने की क्षमता थी। ये आपके किनारे पर क्यों गए, नेक्स्ट सवाल आता है, ये आपके किनारे पर क्यों गए, क्योंकि बेटा न्यूट्रिशन तो यहीं किनारे पर है ना, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा बच्चे। जितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो, जब कमी होती है तो जितनी जल्दी जो चीज़ मिले वो उतनी ज़्यादा बेहतर होती है। तो इसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है बेटा, इसलिए फटाफट न्यूट्रिशन लेने के लिए इसके पास आ जाती है। 3 बार ही करा तो बेटा ये 4 बार भी तो कर सकता था, ये 8 बना दिया, 8 से 16 भी तो बना सकता था। 16 क्यों नहीं करा कि यार जगह भी तो चाहिए 16 सेल्स के लिए, जगह एम्ब्रियो सैक में उतनी होती नहीं है। सारे सवाल को जवाब मिल गया बेटा कि उसने लीनियर ही क्यों करा, ये आपके टर्मिनल्स पर क्यों गए, उसने माइटोसिस 3 बार ही क्यों करी, सही ना। ये बीच में आके रीअरेंज क्यों हो गए आपके, क्योंकि बेटा बीच में एंडोस्पर्म भी तो बनाना था, एंडोस्पर्म बनाने के लिए पोलर सेल बनाने पड़ेंगे। कैसे बनता है वो बात मैं बताऊंगा आपको। तो टॉपिक क्लियर हुआ बेटा, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना। तो ये बात आपको बेटा पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको अभी तक क्या समझाया, सबको टॉपिक क्लियर हुआ मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा बेटा, वो ये पढ़ा आपका कि जो भी आपके ये थे मदर सेल, उस मदर सेल ने क्या करा, उस मदर सेल ने डिवाइड करा, और इस तरीके से डिवीजन को करा कि 2 सेल थी, 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज बनी, 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज से 4 न्यूक्लियस वाली बनी, 4 वाली से 8 वाली बनी, ठीक है ना। ये सब क्या हुई, माइटोसिस डिवीजन, अभी अभी बताया मैंने आपको। उसके बाद वो क्या बनाया था, उस 8 से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सैक, उस 8 से क्या बन जाता है आपका एम्ब्रियो सैक। सब कहां पर हो रहा है आपका, बीच वाली सेल में, जिसको हमने लार्ज सेल सेंट्रल सेल कहा। सबको समझ में आ रही बेटा, यही तो बात बताइए बेटा आपको कि क्या हो रहा है। ये मदर सेल हुई, टेट्राड बना, टेट्राड से ये आपके देखो 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, और ये सब कहाँ हो रहा है, बीच में डिवीजन हो रहा है इस सेंट्रल सेल में। भाई ये सेंट्रल सेल ही तो थी, इस सेंट्रल सेल के ही तो अंदर ये सब चीजें बन रही है बेटा, सही है ना, ठीक है। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा बेटा कि ये जो आपकी नीचे की 3 सेल हमने नॉर्मल डायग्राम में देखी,
एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल, ये क्या बना देती हैं आपकी एग अपरेटस, जिसमें 2 सिनर्जिड सेल होती हैं और एक आपकी एग सेल होती है। ओपन वाला जो एरिया होता है वो आपका माइक्रोपाइलर एंड है, जिसके अंदर क्या पाई जाती है फिलीफॉर्म अपरेटस, और ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करती है पॉलन ट्यूब को गाइड करती है। नॉर्मल डायग्राम जैसे बुक में होता है उसमें मैंने पढ़ा था, उसके अंदर 3 सेल पाई जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा एंटीपोडल सेल। समझ में आई बात? और इसका काम क्या होता है, ये पोलर एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन को अपने अंदर स्टोर करता है। टॉपिक सबको क्लियर हुआ बेटा? किसी भी तरीके की कोई समस्या वाली बात तो नहीं है बेटा? समझ में आई बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आई बात? अब हमने क्या पढ़ा बेटा अभी तक, जरा देख लेते हैं, बहुत जल्दी से जरा समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम टॉपिक को समझ पाएं बहुत जल्दी से। हमारा आज का जो टॉपिक था वो बेटा फीमेल का पार्ट था, ठीक है ना। हमने फीमेल के पार्ट के बारे में बात करा, जिसमें हमने पढ़ा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बेटा बहुत ध्यान से समझे, हमने इसको क्या बोला स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, अगर इसके बारे में बात करी जाए, स्टिग्मा चिपचिपी होती है, पॉलन ग्रेन की लैंडिंग के लिए हेल्प करती है। ये सॉलिड होती है, जो पॉलन ट्यूब जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ये रास्ता देती हुई खोखली होती चली जाती है। ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा लॉक्यूल्स होते हैं, लॉक्यूल्स के अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल्स। एक ओवरी है तो मोनोकार्पेलरी, 2 है तो बाइकार्पेलरी, 3 है तो ट्राइकार्पेलरी, बहुत सारी है पॉलीकार्पेलरी। ये बात मैंने आपको बताई। उसके बाद क्या पढ़ा बता हमने, ये हमने सारा पार्ट पढ़ लिया बेटा सारा का सारा। उसके बाद जो हमने पढ़ा बेटा वो क्या, वो ये हमने पढ़ा कि जो नॉर्मली हमारा मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल होता है वो इस तरीके से शेप में होता है। जब भी हमें कोई पोजीशन एक्सप्लेन करनी है इस तरीके से बताएंगे, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर होता है, चलाजल एंड नीचे होता है। पर क्योंकि एक्स्ट्रा बुक्स के अंदर डायग्राम उल्टा बना है इसलिए, ताकि वो कंफर्ट रहे आपके लिए, इसलिए मैंने उसको उसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। अटैचमेंट का नाम हाइलम है, बीच में वेस्कुलर टिश्यूज जाते हैं, वेसल्स वाले टिश्यूज जाते हैं बेटा, वो जो आपकी लाइन रिप्रेजेंट करती है वो आपकी रैफे को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आई बात? उसके बाद ये मैंने इसके अंदर पार्ट्स के और इसके काम के बारे में बात बताया, किसका क्या काम हो सकता है। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट, किसके अंदर कितने टैगमिन पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी इंटरग्यूमेंट्स, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं, तो मैंने टाइप्स ऑफ ओव्यूल बताया, टोटल कितने होते हैं हमारे बेटा 6। तो ये 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में हमने बात करी, और उसके बाद हमने ओव्यूल की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। एनसीईआरटी साफ साफ कहती है देखो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये 1 थी, 1 से फिर 2 बनी, फिर ये 4 बनी, फिर ये 8 बनी, ये माइटोटिक डिवीजन होती चली गई, और आपका इस तरीके से अल्टीमेटली ओव्यूल बन के तैयार हो जाता है। ये मैंने पूरी बात आपको समझाई। समझ में आई बात? कोई भी कंफ्यूजन वाली बात बेटा किसी को? ठीक है ना। अगर मैं इसमें कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश करूं, एक कंपैरिजन बताने की कोशिश करूं, तो हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा, हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा, और हम लोगों ने बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा। अभी अभी पढ़ा हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने पढ़ा कि इसके अंदर पॉलन ग्रेन बनेगा, इसके अंदर पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा। बेटा दोनों को कंपैरिजन करना है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों का। और इसके अंदर बेटा क्या बनेगा, हमारा ओव्यूल बनेगा। उसमें हमने पढ़ा था एक मदर सेल जो है, उस एक मदर सेल से आपके कितने बन रहे थे, 4 पॉलन ग्रेन। और इसके अंदर बेटा एक मदर सेल जो थी उससे हमारे कितने बन रहे थे, उससे बन रहे थे ये हमारे 1 ओव्यूल। क्यों? क्योंकि 3 तो खराब हो गया, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट 3 तो खराब हो गए। क्यों? क्योंकि यार न्यूट्रिशन कम था, चारों को सपोर्ट नहीं कर सकता था भाई। समझ में आई बात? और ओव्यूल एक ही थोड़ी ना रहेंगे, ओव्यूल तो बहुत सारे भी बन सकते हैं। बात समझ में ना, ओव्यूल एक नहीं होता है, ओव्यूल बहुत सारे भी हो जाते हैं बेटा। कैसे बहुत सारे हो जाते हैं? जैसे आम है, आम के अंदर एक ही ओव्यूल था तो वो आपका एक ओव्यूल वाला प्लांट हो गया। पर यार हमारे ये अनार है, उसमें तो बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, बंच होता है, पूरा ग्रुप होता है। तो अब बहुत सारों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ओव्यूल, फिर उसके अंदर फिर बहुत सारे बच्चे, फिर ऐसे इतने सारे तो न्यूट्रिशन ही नहीं होता। एक को चलो सपोर्ट कर भी दे तो बेटा बात वही है। तो सभी प्लांट के अंदर अलग अलग मामला होता है, न्यूट्रिशन कंपेरेटिवली कम होता है। इसके अंदर बेटा हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर माइटोसिस 1 बार हो रही थी, इसमें माइटोसिस 3 बार हो रही थी, इसमें साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोकाइनेसिस और क्या बेटा
कैरियोकाइनेसिस दोनों एक साथ हो रही थी, क्योंकि न्यूट्रिशन का एज सच करके कोई बहुत बड़ा इशू था नहीं। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर पहले क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। इसके अंदर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ था, न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड हुआ था। सबको कहानी समझ में आ रही ना। उसके अंदर क्या हो रहा था, ऐसे करके डिवाइड हो रहा था, 2 पार्ट बन रहे थे, एक वेजिटेटिव पार्ट, एक जनरेटिव पार्ट। सही है ना। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या हो रहा था बेटा, इसके अंदर हमारे इस तरीके से पहला न्यूक्लियस ही केवल डिवाइड हो रहा था, फिर ये 2 बन गए थे, फिर ये 4 बन गए थे, फिर ये 8 बन गए थे, इस तरीके से बन रहा था बेटा। इसका जो टेट्राड था, इसका टेट्राड कैसा था, आइसोबाइलेटरल। जनरली आमतौर पर ये होता है, ऐसा नहीं है यही होता है, लेकिन इसका तो कंफर्म है बेटा। ये कैसा टेट्राड था आपका, लीनियर। क्यों, क्योंकि बेटा 3 खराब हो रही है तो एक को बचाना भी तो था, हमें एक को बचाना भी तो था। यहां पर करते तो ये बेटा चारों सरवाइव कर रही हैं, वो इसमें डालते चारों मर जाती। क्यों मर जाती, मैंने आपको बात बताई बेटा। ये पॉइंट बहुत कम बच्चों को पता होता है कि आइसोबाइलेटरल बनाते तो क्या प्रॉब्लम होती। मैंने आपको क्लियर कट एक एक बात बताई है बेटा, ध्यान रखिएगा। सही है ना बेटा। लास्ट लेक्चर में आज ये हमारा ये टॉपिक फीमेल वाला पोर्शन खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग पॉलिनेशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर को देखकर एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। एक बेटा क्वेश्चन पूछा था उसने, ठीक है ना। और वो ये था, उसने बोला बेटा, उसने बोला कि भैया स्कल्पचरिंग उसने पूछा था स्कल्पचरिंग किसकी बात चल रही है, पॉलन ग्रेन की में इन्वॉल्व लेयर के उसने मेरे से नाम पूछे थे, ठीक है ना। स्कल्पचरिंग में इन्वॉल्व लेयर के नाम। तो बेटा एक बात समझ लो, फिर से रिकॉल करा देता हूं। पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन की बेटा 2 लेयर थी, कौन कौन सी, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन लेयर के बेटा 2 पार्ट थे, एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन, याद आ रहा है। एक्ट एक्साइन के 3 पार्ट थे, कौन कौन से, फुट, बैक्यूलेट और टैक्टम। टैक्टम सबसे बाहर की लेयर थी, यह आउटर मोस्ट लेयर थी, ठीक है ना। तो ये जो देखा जाए स्ट्रक्चर वाइज, तो मैंने बताया था सबसे बाहर आपके टैक्टम हुआ, देखा जाए समझाने के लिए तो फिर बैक्यूलेट हुआ आपका, उसके अंदर आपका ये फुट हुआ, उसके अंदर ये एंड एक्साइन हुआ आपका ये वाला, और सबसे अंदर एक्साइन। बेटा ये जो बाहर की 2 लेयर होती हैं, बाहर की 2 लेयर कौन सी हो गई, बैक्यूलेट और टैक्टम, ये आपके स्कल्पचरिंग में इन्वॉल्व होती हैं। यार स्कल्पचरिंग मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी शेप बन रहा है, कोई डिजाइन बन रहा है, पॉलन ग्रेन की कोई भी शेप बन रही है, वो कितनी लेयर से इन्वॉल्व होती है बेटा, 2। बाहर वाली बनाती है, नीचे वाली सपोर्ट करती है। एक्चुअल में काम टैक्टम का होता है, पर नीचे से सपोर्ट बैक्यूलेट देती है, तो दोनों मिलकर बनाती हैं। तो दोनों ऑप्शन में बोथ करके है तो बोथ होगा। हाँ वैसे अलग हो गया तो बेटा ये अलग है, तो फिर ये आंसर हो जाएगा। कोशिश करें दोनों को ही, आप वहां पे देखोगे क्वेश्चन में तो वहां पे दोनों ही, बोथ टैक्टम और बैक्यूलेट लिखा हुआ होगा आपका, दोनों ही सपोर्ट करते हैं बेटा। एक और बात एक बच्चे ने पूछी थी बेटा, और वो क्या थी, डिहाइसेंस का मतलब क्या होता है। यार मेरे बच्चे, हम लोगों ने देखा था ना इस तरीके से, ये हमारा क्या था, एंथर, और ये जो एंथर है बेटा, जब इसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक में कन्वर्ट हो रहा है, पिछली क्लास याद आ रही है, बाहर निकलने का कोई रास्ता था नहीं, तो ये जो बीच की दीवार होती है बेटा, ये रप्चर हो जाती है, ऐसे करके रप्चर हो जाती है। जब ये रप्चर हो जाती है तो इसी ही लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस, और लाइन ऑफ डिहाइसेंस कह लो, एनसीईआरटी आपकी स्टोमियम वर्ड भी यूज करती है, और इसी से ही अंदर के पॉलन ग्रेन यहां से बाहर निकलते हैं। इस प्रोसेस को, रप्चर होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, डिहाइसेंस। तुम्हारे भाई ने
क्या करा, मेल का पोर्शन सारा खत्म कर रखा है, फीमेल का पोर्शन सारा खत्म कर रखा है, किस पर, फ्री ऑफ कॉस्ट समर्थ बैच यूट्यूब पर जो चल रहा है बेटा। समझ में आई बात। हम 2 लेक्चर्स और के अंदर चैप्टर खत्म कर देंगे पूरा का पूरा, और उसके बाद आपका असाइनमेंट और टेस्ट आपको दिया जाएगा टेलीग्राम के चैनल पर। समझ में आई बात। वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको उससे पहले सारे लेक्चर तैयार करने हैं। मेरे बच्चे अच्छे से तैयार करो, 360 में से 360 चाहिए ही चाहिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बेटा नए टॉपिक के साथ, पॉलिनेशन से रिगार्डिंग सारी बातें, ठीक है बेटा, और चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सायोनारा।